उस पैसे को टेलीविज़न पर जब दिखाया जाता है, एक बार नहीं पूछा जाता है मुझसे कि उर्मिलेश जी इस आंकड़े से आया है एजेंसी की तरफ से या सरकार की तरफ से, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है। ये बेहद शर्मनाक है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रोफेशनल अपने को कहने वाला मीडिया, ये पत्रकार से नहीं पूछता जो 40 साल से पत्रकार है कि जनाब आपने इतना पैसा पाया, क्या ये सच है? तो अगर पाया तो कैसे पाया? वो अपनी तनख्वाह नहीं देख रहा है, वो अपने एंकर की सैलरी नहीं देख रहा है, वो मेरे जैसे आदमी की जो एंकरिंग कर रहा है यूट्यूब पर, यूट्यूब चैनल के लिए, और उसका बता रहा है कि वो 38 लाख। अरे 38 लाख तुम कितने महीने में पाते हो भाई? हम तो कितने साल में पाए हैं। सही बात। व्हाट नॉनसेंस। तो इतना बेशर्मी हम जैसे प्रोफेशनल्स क्या करें जो हाँ एक फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कल कोई कह दे कि हिंदुस्तान टाइम्स में इनका पैसा है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका पैसा है, अब वहाँ काम करने वाला एम्प्लॉय क्या करेगा बताइए? कह रहे हैं कि चीन का पैसा, उर्मिलेश ने चीन पर क्या लिखा है, वहाँ क्या बोला है, बता दीजिए, कोई हमें बता दे। उस एनडीटीवी पर जिस पर मैं एक एक्सपर्ट के रूप में जाया करता था, वो एक बार नहीं पूछ रहा है उर्मिलेश जी आपके बारे में खबर आई है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये खबर सही है कि आप इतना लाख। चीन गए हैं कि नहीं? मैं कभी नहीं गया। किसी ने ये हमसे कहा कि आप तो गए, जाते होंगे। हाँ, मौजूदा सरकार अगर किसी मीडिया डेलीगेशन में मुझे भेज देगी तो मैं जाऊंगा। डर भी लगता है उर्मिलेश जी, अब जब इस 3 दिन से शासन के दमन से कभी मैं डरा नहीं, कभी नहीं डरा, और आज भी नहीं डर रहा हूँ, जबकि मेरी उम्र 67 क्रॉस कर चुकी है। लेकिन जो मैं सोचता हूँ उस पर मैं खड़ा रहता हूँ। मैं जान भी अगर चली जाए तो उसके लिए मुझे कोई डर नहीं है, और कोई भी कभी भी मुझे कोई चिंता नहीं। हमारे लिए तो कोई भी पैसा पारिश्रमिक जो मिल रहा है कहीं से भी, हमें तो ओनर से मिल रहा है, ओनर की तरफ से मिल रहा है, वो मेरी मेहनत का मिल रहा है। अगर बिरला के यहाँ मैं काम किया, साहू जैन के यहाँ मैं काम किया, भास्कर ग्रुप में काम किया, राज्यसभा टीवी में काम किया, क्या मैंने देखा कि ये पैसा सफ़ेद है कि नीला है कि काला है कि पीला है? हमें नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ जिन्हें आप इस फ्रेम में देख रहे हैं, शायद आप में से ज़्यादातर लोग पहचानते होंगे, मेरे दर्शक तो ज़रूर पहचानते होंगे। नाम है इनका उर्मिलेश। करीब 35 सालों से पत्रकारिता का अनुभव है, या उससे ज़्यादा भी, शायद 40। देश के तमाम अखबारों में सैकड़ों लेख लिखे, कई चैनलों पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सैकड़ों बार हिस्सा लिया। देश का एक बड़ा दर्शक वर्ग, पाठक वर्ग उर्मिलेश को, जैसा कि इन्होंने कहा, 30-35 40 सालों से जानता है। मैं भी इन्हें करीब 35 सालों से जानता हूँ। अगर मैं याद करूँ फ्लैशबैक में, तो शायद जब पत्रकारिता की शुरुआत कर रहा था पटना से, छोटे मोटे अखबारों में लिखने के लिए अखबार के दफ्तरों में भटका करता था, 88 वो साल, तब उर्मिलेश पटना में नवभारत टाइम्स के बहुत तेज़ तर्रार रिपोर्टर थे। हर रोज़ इनकी बायलाइन खबरें छपती थी, और हम जैसे न जाने कितने युवा सोचा करते थे कि कभी हमारी भी खबर ऐसे छपेगी और ऐसे उर्मिलेश जैसा नाम होगा क्या। तो इसलिए मैं इनका एडमायरर भी, प्रशंसक भी हूँ, क्योंकि मैंने अपनी यात्रा के दौरान समानांतर इनकी यात्रा देखी है और अपने से बहुत लंबी लकीर खींचकर हमेशा आगे बढ़ते हुए देखा है। लेकिन आज ये जिक्र करते हुए इसलिए इनसे बात करने के लिए मैंने आग्रह किया, क्योंकि उर्मिलेश का जिक्र बीते 3 दिनों से एक FIR के संदर्भ में हो रहा है। न्यूज़ क्लिक और न्यूज़ क्लिक से जुड़े पत्रकारों पर छापे के संदर्भ में हो रहा है। UAPA जैसी संगीन धाराओं के संदर्भ में हो रहा है। वो मुकदमे, वो धाराएं जो आतंकवाद से जुड़े लोगों के खिलाफ लगती है, आतंकवादियों पर लगती है, देश विरोधी ताकतों के खिलाफ जिन धाराओं का इस्तेमाल होता है, उन धाराओं में देश के कुछ चुनिंदा पत्रकारों को भी फंसाया गया, या उन धाराओं के तहत उन धाराओं की जद में लाया गया। उर्मिलेश भी उनमें से एक है। आपने सुना होगा 3 दिन पहले जब न्यूज़ क्लिक से जुड़े पत्रकारों के घरों पर छापे मारे गए, दिल्ली पुलिस की टीमें, स्पेशल सेल की टीमें अचानक तड़के 6-6:30 बजे सुबह पहुंची। एक पत्रकार के घर 8-8, 10-10 लोग, किसी को पता नहीं क्या हुआ, और पुलिस टीमें पहुंची, सबके मोबाइल, लैपटॉप जब्त किए। 2 घंटे 3 घंटे तक घर पर पूछताछ हुई, और उसके बाद अपनी गाड़ियों में बिठाकर स्पेशल सेल की टीमें उन्हें ले गई अपने दफ्तर में। 7-8 घंटे वहाँ पूछताछ हुई, और उसके बाद देर शाम सबको छोड़ा गया। लेकिन कल फिर उन्हें दफ्तर में बुलाया गया, जिसमें उर्मिलेश भी शामिल है। अभिसार शर्मा, परंजय गुहा ठकुराता, भाषा सिंह, और कई पत्रकार, अनिंदो चक्रवर्ती, और कई पत्रकार, और साथ में 2 पत्रकारों की या संपादकों की गिरफ्तारी हुई। एक संपादक प्रवीर पुरकायस्थ, और उनके एक HR हेड, न्यूज़ क्लिक के एक फाउंडर, और एक उनके HR हेड। लेकिन आज FIR भी आई है। वो FIR जिसमें उर्मिलेश का भी नाम है, अभिसार शर्मा का भी नाम है, और कुछ लोगों का नाम है, UAPA की धाराओं के तहत। उर्मिलेश से 2 राउंड की पूछताछ हो चुकी है। पहले दिन शायद
कुछ 10-12 घंटे नहीं, 10-12 घंटे घर से लेकर दफ्तर तक अगर देखें स्पेशल सेल तक 9 साढ़े 9 बजे या आई थिंक नहीं, थोड़ा हम 5 बजे के आस 4:30-5 बजे निकल गए शाम को निकले, लेकिन पुलिस तो सुबह 6 साढ़े 6 बजे आई थी। तो हो ही गया ना 11 घंटे सुबह से लेकर शाम 6 बजकर कुछ मिनट। और कल मैं 3 बजे अंदर घुसा उनके दफ्तर में और मैं निकला 8:53 के आस। तो कल भी लगभग 5 घंटे 6 घंटे कल भी 6 घंटे पूछताछ हुई स्पेशल सेल में। तो उर्मिलेश और जिन पत्रकारों का मैंने जिक्र किया, आरोप ये कि चीन से कोई फंड आता था या चीनी कनेक्शन वाला कोई अमेरिकी अरबपति नोबेल रायसिंघम, उसने फंड दिए 38 करोड़ रुपए न्यूज़ क्लिक को दिए, और न्यूज़ क्लिक में काम करने वाले या न्यूज़ क्लिक के कंट्रीब्यूटर के तौर पर जो पत्रकार थे, जो कॉलम लिखते थे उनकी वेबसाइट के लिए या उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए शोज़ करते थे, उन पत्रकारों पर भी आरोप लगा कि उनको वो पैसा आया जो चीन से न्यूज़ क्लिक में आया या चीनी कनेक्शन वाले किसी अमेरिकी अरबपति के थ्रू आए। ये सब आरोपों के बीच आज एफआईआर है। एफआईआर में 2 बड़ी चीनी कंपनी, मोबाइल चीनी कंपनी वीवो और एक और कंपनी, दोनों का जिक्र है, और वो कंपनियां भारत में अरबों का कारोबार करती है साल में। उन सब पर बात करने से पहले, चूँकि ये ज़रूरी है इस दौर में ये जानना और समझना कि क्या वक्त आ गया है जब पत्रकार और पत्रकारिता से जुड़े वैसे लोग जो मोदी की सत्ता, देश में जो सरकार चल रही है 9 साल, सवा 9 साल से, या बीजेपी की सरकारों से सवाल पूछती है, या सरकार की नीतियों के प्रति मुखर होकर आलोचनात्मक रवैया जो पत्रकार रखते हैं, वो क्या सत्ता और सरकार की जद में आते हैं, दायरे में आते हैं, एजेंसियां उनके प्रति किसी ढंग से कोई जाल बिछाती है क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल पैदा हुए। और जैसा कि मैंने कहा, मैं तो उर्मिलेश जी का उस दौर का पुराना प्रशंसक हूँ। जब मैंने परसों तस्वीर देखी, शुरू में शायद 3 दिन बोला, लेकिन परसों कल, हाँ 3 दिन हो ही गया, परसों जब तस्वीर देखी उर्मिलेश जी की, जब एक पुलिस की गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, मैं थोड़ा भावुक भी हुआ कि एक शख्स को मैंने एक बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, चिंतक, शानदार लेखक के तौर पर देखा और अचानक उन्हें भी पुलिस पकड़ कर ले गई। लेकिन भूमिका थोड़ी लंबी हुई क्योंकि जानना भी ज़रूरी है। तो उर्मिलेश जी, पहले ये बात कि परसों आपके घर पुलिस आई, तो शुरुआत कैसे हुई? पुलिस आई, झटका लगा होगा, पहले दरवाज़ा खोला होगा आपने, फिर उसके बाद पहला इनकाउंटर पुलिस वालों से, और फिर उसके बाद आपका पुलिस वालों के साथ स्पेशल सेल में जाना। देखिए अजीत जी, हुआ ये कि मैं मॉर्निंग वॉकर हूँ, तो मेरी वाइफ जो जा चुकी थी मॉर्निंग वॉक करने, वो पहले चली जाती हैं अपनी सहेलियों के साथ, और मैं अकेले निकलता हूँ। तो मैं चाय पीकर और बाकायदे फ्रेश वगैरह होकर निकलता हूँ। तो मैं थोड़ा देर करता हूँ, तो मैं अपनी ग्रीन टी बना करके वह बैठा और चाय पीने लगा। चाय पीते पीते अभी अखबार का इंतज़ार मैं कर रहा था कि काश अखबार आ जाता तो थोड़ा हेडलाइंस देख लेते। इसी बीच में अचानक मेरे दरवाजे पर घंटी बजी, तो मैंने कहा क्या बात है। लकड़ी का दरवाज़ा हल्का खुला हुआ था और जाली का दरवाज़ा बंद था पूरी तरह। तो मैंने देखा कि 3-4 हट्टे कट्टे से लोग खड़े हैं। तो मैंने कहा जी किससे मिलना है? तो कहा आप दरवाज़ा खोलिए तो हम बताते हैं। मैंने कहा नहीं, बता तो दीजिए कौन लोग हैं आप लोग। तो उनमें से एक ने शालीनता के साथ कहा, हम दिल्ली पुलिस के से हैं और आपसे बात करने आए हैं, आप दरवाज़ा खोलिए। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने कहा ठीक है बेशक, लेकिन किस मामले में आप लोग आए हैं? खोलने के बाद मैंने पूछा आखिर हमारा क्या मामला है, मतलब हम तो पत्रकार हैं और कुछ ऐसा तो मामला हमारे साथ है नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम सब बताएंगे, हम सब बताएंगे। और फिर उन्होंने, तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी वाइफ को ही बुला लेता हूँ। तो मैंने फ़ोन किया। पहले तो उन्होंने मना किया कि फ़ोन मत कीजिए आप। मैंने कहा नहीं, वाइफ है, वो घर में वो भी रहनी चाहिए, आप लोग इतने लोग आए हैं, क्योंकि तब तक संख्या बढ़ गई थी लोगों की, काफ़ी संख्या बढ़ गई थी। पीछे रहे होंगे पुलिस वाले जो तब तक अंदर दाखिल। अब कुछ वर्दीधारी थे, कुछ गैर वर्दीधारी थे, और वर्दीधारी में भी एक आई थिंक सीआरपीएफ या सीआईएसएफ किसी उसके अर्धसैनिक सीआईएसएफ के 2 वर्दी वाले थे, वो गाड़ी में भी दिख रहे थे। जी हाँ, वो लोग भी थे, तो जिनकी अपनी कम्बैटिक वर्दी होती है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्यों इतने मतलब इतने तड़के, इतनी तैयारी के साथ, और वो भी मेरे घर अचानक पहुंच गए हैं। इसका मतलब पहले से शायद मेरा घर देखा होगा गया होगा। तो मैं थोड़ा चकित था। मैं परेशान तो कोई भी होगा, लेकिन मैं बिल्कुल डरा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा कोई दोष नहीं किसी समस्या, किसी मामले में है। तो मैं निर्भीकता के साथ सामना कर रहा था, भाई क्या बात है। तो देन दे डिस्क्लोज्ड कि ऐसा ऐसा मामला है।
हम किन धाराओं में आपसे बात करने आए हैं वो सब नहीं बताएंगे, क्योंकि एफआईआर आपको हम नहीं देंगे, हम हमारे पास कोई वो नहीं है कागज। मैंने कहा सर्च वारंट, वो कहने लगी सर्च करेंगे पूरा घर। मैंने कहा अरे तो हमारी वाइफ को आ जाने दीजिए, तो वाइफ आ गई। तब तक वो और ज़्यादा भौचक हो गई कि ये क्या है, क्या हो रहा है। वो तो और भौचक हो गई। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि आप शांति से बैठ जाओ, सुनो इन लोगों की बातें। अच्छा भाई दबे वो एक पुलिस अफसर की बेटी भी हैं, मैंने शहीद पुलिस अफसर की, जो अपनी ड्यूटी के दौरान मारे गए थे, तो वो थोड़ा बहुत उनको पुलिस का अंदाज है। तो मैंने कहा कि क्या मामला है, सर्च वारंट अगर है तो दिखा दीजिए, क्योंकि बिना सर्च वारंट के आप मेरा घर सर्च करें, आप कौन लोग हैं, क्यों आए हैं, किसने भेजा है, कोई होना चाहिए ना प्रामाणिकता। अच्छा हम लोग जर्नलिस्ट के तौर पे यही सवाल उठाते रहे, जब किसी दलित के यहाँ, उत्पीड़ित के यहाँ, आदिवासी के यहाँ, गरीब आदमी के यहाँ पुलिस जाती है और तोड़ फोड़ देती है उसका घर, उसके सारे सामान निकाल देती है, उसके टूटे हुए बक्से के ताले को तोड़ देती है पुलिस। हमने बिहार के गाँव में देखा है। और फिर उसको देखती है कि कुछ नहीं है, कुछ क्या है भाई, तो 75 रुपए हैं, एक धोती है, वही स्थिति। हाँ, तो मुझे लगा कि हम उनका तो विरोध करते रहे और कहते रहे हैं पुलिस को कि बिना सर्च वारंट के तुमने उस दलित के घर में कैसे किया। तो उस जमाने में तो दलित या उत्पीड़ित समाज के लोगों के घरों में ऐसा होता रहा है। यहाँ एक जर्नलिस्ट जो देश के एक महत्वपूर्ण चैनल का, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अपर हाउस के चैनल का एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुका हो, राज्यसभा टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर भी रहे कई सालों तक, एग्जीक्यूटिव एडिटर, फाउंडर एडिटर रहा, और वो भी जीवन में आज तक कभी किसी ने हमें गुनहगार नहीं कहा, कभी किसी में दोषी नहीं ठहराया। और ये क्या हो रहा है अचानक, तब उन्होंने डिस्क्लोज़ किया हल्के से कि ये आपको किसी ऐसी संगीन धारा के तहत हम सर्च करने आए हैं जिसमें इस तरह के सर्च वारंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी पूछ लीजिए, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इसलिए हम लोग ये बता रहे हैं, वरना हम दूसरों को ये बताते भी नहीं। तो फिर हमने अपने वाइफ से आंखों में ही बात कर ली कि भाई गंभीर मामला, लेट देम डू व्हाट दे, क्योंकि कोई तो आरोप लगाया है और ये आरोप जाहिर है झूठा है, हम तो यही मानेंगे और बिल्कुल हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इन लोगों को करने दो, आखिर ये किताब ही तो ले जाएंगे। हमारे पास किताब, हमारे घर की जो स्थिति है आपको बता दें कि 2 बेडरूम का घर है, MIG में मैं रहता हूँ, और संजोग ऐसा है कि मेरा बेटा बाहर था, जयपुर में रहता था, अभी वो आ गया है, उसका कोर्स ख़त्म हो गया। बेटी जो है बाहर गई थी, वो भी एक रिसर्च के प्रोजेक्ट के तहत, वो भी बाहर अंदर आ गई है, मैंने घर आ गई है। तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई अचानक कहीं, तो एक बेडरूम में वो थी, दूसरे बेडरूम में बेटा था, और ये लोग इतने आ गए, तो पूरे ड्राइंग रूम में किताबें भरी पड़ी रहती हैं अलमीरा में, तो वो सब ले गए। हाँ, तो ये घुस करके और सर्च करने लगे, सारा सर्च किया। सर्च करने के बाद करीब 1 बोरे के आसपास, क्योंकि हमारी वाइफ ने ही उनको बोरा तो नहीं दिया, लेकिन एक डबल बेड की बेडशीट दे दी ले जाने के लिए, क्योंकि वो सामान लेकर आए नहीं थे ले जाने के लिए कोई चीज़। तो हमने कहा कि दे दो एक बेडशीट, इन लोगों के काम आएगी। लेकिन वो ले जाना चाहते थे वो किताबें या जो, हाँ, तो ले गए। हाँ, एक बोरा के आसपास, और सब तो बहुत हैं, 1000 के आसपास किताबें होंगी, या शायद उससे भी ज़्यादा। तो उन्होंने दिखाया भी नहीं, अपने हिसाब से किताबें छांटी। हाँ, उन्होंने दिखाया नहीं कि क्या ले जा रहे हैं। अच्छा। कुछ एक हमको नजर आई कि कौन ले जा रहे हैं, जैसे मेरी लिखी हुई भी किताब है। अच्छा। मैं 10 किताबें मेरी लिखी हुई हैं। हाँ। उनमें से शायद 1 या 2 किताबें ले गए, वो किस पर ले गए मुझे याद नहीं है। और तो उन्होंने अपने रेंडमली सेलेक्ट किया। जी हाँ, जी हाँ, उनको उनसे किताबें ले जानी है। बिल्कुल। और बल्कि एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊंगा आपको, आप बिहार से हैं। नीतीश कुमार की एक जीवनी आई है, उदयकांत मिश्र ने कोई लिखा है, उदयकांत जी ने। और वहाँ तो मोटी जीवनी है, मोटी, आई बहुत राजकमल से छपी है, राजकमल की मेरे यहाँ भी आई है। जी हाँ, जी हाँ। तो वो इतनी मोटी 400-500 पन्नों तो आमतौर पे प्रकाशक जो बड़े प्रकाशक हैं हिंदी के, वो हम लोगों को रिव्यू के लिए भेज देते हैं एक कॉपी। तो मुझे लगा, अच्छा, मैंने उस किताब को सरसरी निगाह से देखा था और मुझे मैंने तय कर रखा था कि उस पर एक रिव्यू लिख देंगे। उदयकांत जी वहाँ पर संभवतः किसी प्राधिकार में चेयरमैन हैं, और इसके पहले वो कहीं और थे, किसी और उसमें। तो अभी पढ़ी भी नहीं थी पूरी किताब, वो भी ले गए। और वो नीतीश कुमार जी की जीवनी में क्या दिलचस्पी, आई डोंट नो, और उससे क्या इसका रिश्ता है मेरे ऊपर लगे आरोपों का, आई डोंट नो। फिर उसके बाद बहुत सारी बातें जल्दी तो वो ले गए और इसके बाद उन्होंने धीरे से बताया कि आपको भी हम ले जाएंगे। अच्छा, तब ये नया एक मोड़ आया। मैंने सोचा कि सर्च वारंट हो रहा है, लेकिन वो कहे आपको भी ले जाएंगे, तो मैं चल दिया। और इसके बाद ये तो अपनी गाड़ी में आपको ले गए। अपनी तो गाड़ी उस समय तक पता चल गया कि UAPA की धाराओं के तहत पूछताछ, हल्की सी जानकारी उन लोगों ने, उनमें से एक ने दी कि कुछ ऐसी धारा है और उसमें बहुत सारे आपके लोग वहाँ मिल जाएंगे, तो पता चल जाएगा सब। अच्छा,
तो तब तक आपको ये लग गया कि बहुत गंभीर कुछ मसला है, या रास्ते में भी कुछ बताया? मुझे कुछ अंदाज नहीं आया, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज आया कि यूएपीए कहाँ से आ गया। यूएपीए और फोन और लैपटॉप उसी समय जी हाँ, ये बताना मैं भूल गया, बहुत जरूरी है ना कि एक लैपटॉप मेरा जो पुराना लैपटॉप है जिसमें मेरी 2 किताबों की पांडुलिपि है अभी भी, जो छपती आगे, बहुत सारी महत्वपूर्ण उसमें मेरे लेखों की वो है, तमाम चीज़ें हैं, और वो भी लेकर चले गए। इसके अलावा मेरा एक क्या बोलते हैं आईफोन ले गए, आईफोन, एक सैमसंग का फ़ोन जो कि इस्तेमाल मैं केवल करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, वो भी ले गए, वो भी लेकर चले गए। मैंने वीडियो बनाने के लिए भी मेरे पास नहीं और इसका कोई सीजर लिस्ट भी नहीं दिया कि नहीं, उन्होंने सीजर लिस्ट बाद में दिया, वहाँ जाकर वहीं दिया, घर पे आपका लिया। जी हाँ, घर पे दिया। ओके, तो उसके बाद फिर आप लोग गए स्पेशल सेल के लोधी रोड वाले ऑफिस में, आप लोग को ले वहाँ कितने घंटे? 8 घंटे लगभग वहाँ भी पूछताछ हुई। मतलब घंटे हमको एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, लेकिन हम काफ़ी देर के बाद निकले, आई थिंक 4:30 या 4। तो उर्मिलेश जी, एक उस दिन परसों ही है ना जी, और एक कल, 3 और 5। अच्छा, 3, यहाँ एक दिन का गैप था, तब तो ठीक है, चौथा दिन हो गया जी। तो 2 दिन की जो पूछताछ हुई उसमें लाइन ऑफ क्वेश्चन क्या था? क्या पूछ रहे थे, क्या जानना चाह रहे थे? क्योंकि आप लोग कंट्रीब्यूटर हैं। आप तो जानते हैं कि मैं बहुत वाचाल किस्म का पत्रकार नहीं हूँ। आई मीन बहुत लोग होना, और वाचाल होना कोई बुरी बात नहीं है पत्रकार का, लेकिन मैं उनकी बातों को मैं गंभीरता से लिया, मेरी बातों को भी शायद वो गंभीरता से लेंगे। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे आपके बीच में जो सवाल जवाब हो रहे हैं इनको डाइवर्ज न करें, ये आपके हित में होगा और हमारे हित में भी होगा। उन्होंने कहा, तो मैं मानकर चलता हूँ कि लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो है, उनकी विनम्रता जो मेरे साथ थी, क्योंकि वो शालीन ढंग से व्यवहार कर रहे थे मेरे साथ, उन्होंने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, ये मैं कह सकता हूँ। मेरे घर में जो सामान ले गए वो गैर जरूरी है, वो उनको नहीं करना चाहिए था। तो वो अभी आपको आपका लैपटॉप नहीं, कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया, ये सबसे बड़ा बुरा है, और इसकी मैं निंदा करता हूँ। इसकी मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते इसको मैं बहुत ही निंदनीय मानता हूँ। ये बहुत ही गलत काम हुआ है, दुनिया की किसी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। उसमें प्राइवेसी भी होती है, निजता है। अब दोस्तों से, अरे मेरे पासवर्ड है साहब, वाइफ से, सबसे कोई कम्युनिकेशन है, पासवर्ड है, दुनिया भर की चीजें होती तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए मैं इसकी निंदा करता हूँ। और इसको मैं मानता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ अनर्थ किया है। यूपीए जैसी धाराओं में अभी एफआईआर में आपका भी नाम है? बिल्कुल। अभी अपडेट क्या है, जरा एक बार दर्शकों को जानना भी चाहेंगे। आप इधर इनको, देखिए, मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है, लेकिन मैंने न्यूज़ जो स्टोरीज आई हैं उसमें मैंने देखा कि भाई इन्होंने हमें भी उसमें डाला है कि इनको फंड पैसे मिले हैं। पैसे मिले हैं मतलब उन्होंने ये नहीं लिखा है कि इनको पारिश्रमिक मिले हैं, जबकि दुनिया जानती है कि न्यूज़ क्लिक के साथ, आप लोग भी जानते हैं, मुझे लगता है कोई शायद ही पत्रकार हो दिल्ली में काम करने वाला जो मेरा एसोसिएशन न्यूज़ क्लिक के साथ क्या है, या द वायर के साथ क्या था, या राज्यसभा टीवी के साथ क्या था, या सत्य हिंदी के साथ क्या है, या आपके साथ क्या है। आपके यहाँ भी मैं आता हूँ कभी कभी। तो ये हम लोग फ्रीलांसर हैं, हम किसी सैलरी पर नहीं हैं, हम किसी नौकरी में नहीं हैं, हम न्यूज़ क्लिक के नौकर नहीं हैं, उनके वेतनभोगी कर्मचारी नहीं हैं, हमें कोई उनके यहाँ से पीएफ नहीं मिलता, हमको ग्रेच्युटी नहीं मिलती, हमको मेरे काम का पारिश्रमिक मिलता है। और पारिश्रमिक जो मिलता है वो एपिसोड के आधार पर मिलता है, और जो उनके और छोटे मोटे काम, जैसे उनका लेख लिखना, अब जैसे कोई उनको अचानक पता चला कि भाई ये रिपोर्ट्स जा रही हैं, इसको जरा सा कैसे ये ठीक है कि नहीं है, इस पर निगरानी, एडिट तो नहीं मैं करता, निगरानी। अब जैसे एक बात हम कही उर्मिलेश जी ने, और ये मैंने अपने वीडियो में भी बार बार कहा है कि उर्मिलेश हो या अभिसार शर्मा हो या भाषा सिंह हो या और कई लोग, आनंदोय चक्रवर्ती और कई लोग, ये कंट्रीब्यूटर थे। जैसे अभिसार पता नहीं हफ्ते में 2 या 3 बिल्कुल, उसका अभिसार का मैं बता देता हूँ। अभिसार का वही स्टेटस है इस चैनल के साथ जो मेरा है। अभिसार भी एक पूरी तरह पारिश्रमिक पाते हैं, और वो भी फ्रीलांसर हैं। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम करते हैं कि भाई आप इतने एपिसोड करेंगे, उसके बदले वो पैसे मिलेंगे। अब उसमें न्यूज़ क्लिक पर आरोप, और वो आरोप जो 2 साल से ईडी जिसकी जांच कर रही है, जिसमें हाईकोर्ट से भी उनकी गिरफ्तारी पर, प्रवीर पुरकायस्थ या जो भी लोग थे उससे जुड़े, उनकी गिरफ्तारी पर रोक थी। अचानक 17 अगस्त को यूएपीए के तहत मामला दर्ज होता है न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पर। उसमें भी आज खबर आई कि स्क्रोल ने बात की है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि अगर हमारी रिपोर्ट के आधार पर भारतीय पत्रकारों को ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है तो हम निंदा करते हैं। ऐसा भी कुछ आया है, पता नहीं। जी हाँ, मैंने वो खबर देखी है। और यही नहीं देखा मैंने, बाकायदे किसी ने हमको एक लिंक भेजा जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स के बिल्डिंग के सामने वहाँ के जर्नलिस्ट, अमेरिकन जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक तो वो पक्ष
कि वो पैसा किसी नोबेल राय सिंघम जो अमेरिकी अरबपति हैं जिनका शंघाई या चीनी एस्टेब्लिशमेंट से कनेक्शन है, वो फंड आया पैसा, एक आरोप है। और उसके बाद यूएपीए की तहत मामला दर्ज होना जो 2 साल बाद अचानक दर्ज हुआ, और दिल्ली पुलिस की सक्रियता, दो पहलू दोनों अलग अलग हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? एक तो न्यूज़ क्लिक पर जो आरोप है, दूसरा पत्रकारों का नाम आना, या पत्रकारों को आज भी हो सकता है आपको गिरफ्तारी का डर भी हो। अभी आपको तो पता नहीं, क्लीन चिट तो मिली नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ये आशंका बनी हुई है कि हो सकता है फिर बुलाए, क्या कहा के 2 बार जो दूसरे राउंड की आखिर कल बातचीत हुई, आपको क्या कहा गया है? नहीं, मैं वो डाइवर्ज नहीं करूंगा, क्योंकि वो ठीक नहीं है। अभी चूंकि प्रक्रिया चल रही है और हम जांच में हम लोग पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, और उनका व्यवहार भी हमारे साथ बेहतर है। और मेरा बस ये कहना है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है ये प्रायोजित है, नियोजित है, और इसको जो एजेंसी जांच कर रही हैं, पड़ताल कर रही हैं, उनको ऐसा लगता है कि कहीं से डायरेक्शन है, कहीं से वो निर्देशित हैं, और एक राजनीतिक द्वेष दिखाई देता है इसमें। वैचारिक एक यूँ कहा जाए कि एक बदला लेने की कार्रवाई सी दिखाई देती है कि भाई आप आलोचना करने वाले लोग हैं, तो आपको हम दिखा देंगे, आपको हम फंसा देंगे, आपको हम परेशान कर देंगे, ये मुझे दिखाई देता है। ऐसा किस आधार पर करें भाई? अगर सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, संसद में कोई निशिकांत ठाकुर या कोई मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी इशारों में बात कर रहे हैं, अमित शाह भी बोल रहे हैं, डायरेक्ट सब बोल रहे हैं, सरकार पूरी तरह से बोल रही है, बीजेपी के प्रवक्ताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है लगातार कि चीनी पैसा मिला और वो पैसा इनको दिया जा रहा था, पत्रकारों को या जिनको। तो ये इसको आप कैसे, इसमें पक्ष क्या है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जो देखिए, न्यूज़ क्लिक का जो राजस्व का जो पक्ष है रेवेन्यू का, कि उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, ये वो जाने, न्यूज़ क्लिक के ओनर्स जाने। हम तो पत्रकार हैं ना, हम तो एक जर्नलिस्ट हैं, और जर्नलिस्ट के तौर पे हम अपना काम बता सकते हैं। इसके बारे में कि उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, वो ज़रूर उनसे पूछा जाना चाहिए। अगर आप या कोई भी पत्रकार पूछ सकता है, और उसको वो एलोबोरेट कर चुके हैं, अनेक बार एलोबोरेट किया है, उन लोगों ने लिखा भी है, बाकायदे क्लेरिफिकेशन दिया है कि हमारे यहाँ कोई चीनी पैसा नहीं आता, वो बोल चुके हैं। हम उसको बोलने वाले नहीं हैं, हम उनके प्रवक्ता, उनके आर्थिक मामलों के प्रवक्ता नहीं हैं, उनके प्रशासनिक मामलों के प्रवक्ता नहीं हैं। हम एक जर्नलिस्ट हैं, मैं अपना प्रवक्ता हूँ, सिर्फ अपना प्रवक्ता हूँ। न्यूज़ क्लिक के प्रवक्ता बता सकेंगे, आई एम नॉट देयर स्पोक्स पर्सन। लेकिन एज फार एज जो ये पूरा मामला है, उसमें पत्रकारों को जो टारगेट किया गया है, अब एक चीज़ बताइए, आप तो जानते हैं मैं जैन परिवार द्वारा संचालित टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर चुका हूँ, 7.5-8 साल काम किया नवभारत टाइम्स में। क्या मुझे मालूम था कि उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है? मालूम? हिंदुस्तान टाइम्स में काम किया, पीछे खिसक जाते हैं, सॉरी, हिंदुस्तान टाइम्स में काम किया हूँ। उसके रेवेन्यू मॉडल को या उसमें किसका किसका निवेश है, कैसा है, क्या हमें मालूम था, या किसी पत्रकार को मालूम है जो काम करते हैं वहाँ? बिल्कुल नहीं है। तो हम तो नौकरी करते थे वहाँ बाकायदे, तब भी नहीं मालूम। इसके अलावा भास्कर में काम किया है, भास्कर के बारे में कि उनका निवेश किसका कहाँ है, कितना % किसका शेयर है, क्या मुझे मालूम? इसको नहीं। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें कैसे मालूम होगा कि किसका कितना पैसा है, क्या पैसा है, कैसे पैसा तो है? आपको क्यों लगता है उर्मिलेश जी, ये 2 साल पहले से अगर जांच चल रही थी न्यूज़ क्लिक की फंडिंग की, ईडी जांच कर रही है, कोर्ट में मामला हम दोनों ने पूछा, अभिसार ने भी पूछा था। अभिसार हम एक बार बात कर रहे थे, हमको याद है, तो शायद उन्होंने भी अलग से पूछा था वहाँ के लोगों से कि भाई क्या मामला ये आ रहा है जो 2021 में खबरें छप रही हैं। दे categorically said कि दिस इज ऑल फॉल्स प्रोपेगेंडा एंड देयर इज नथिंग लाइक चाइनीज मनी। ये कोई सवाल ही नहीं उठता। नहीं, मैं दूसरी बात भी उसके अलावा पूछ रहा हूँ, फिर ये अचानक यूएपीए की धारा में नई एफआईआर दर्ज होकर, और पत्रकार जो जिसमें 35-40 लोग हैं कुल मिला के अलग अलग विभाग के, उन सब के घरों पर दबिश और ये एफआईआर, और उसमें आप लोगों को 2 दिन बुलाकर दिन भर पूछताछ, इसके पीछे क्या वजह लगती है? मुझे लगता है कि जो जर्नलिस्ट हम लोग हैं, हम प्रशासन पर जो हुआ मुझे नहीं मालूम, ये वो बता देंगे, वो बता सकेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे अभिसार शर्मा है या मैं हूँ, इस तरह के लोगों पर जिस तरह की छापेमारी की गई है, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है ना, कोई लॉजिक नहीं है। भाई हम लोग इतने वर्षों से पत्रकारिता में हैं, हम लोग कांग्रेस रिजीम जब थी, कांग्रेस की आलोचना करते थे,
जमकर आलोचना करते थे। और यही कारण है कि कांग्रेस के अनेक नेता मुझसे तो नाराज रहते थे, कई लोग नाराज रहते थे, लेकिन कांग्रेस रिजीम में ये तो कोई नहीं कहता था कि उर्मिलेश जी देशद्रोही है, आतंकवादी है, उग्रवादी है। कोई ये नहीं कहता था अभिसार शर्मा उग्रवादी है, आतंकवादी है। वो तो मुझे याद है अच्छी तरह कि जब ये सरकार आई थी तो मैंने देखा था कि कई बार उनका टोन अलग ढंग का होता था, बिल्कुल जब वो टेलीविज़न में काम करते थे ऐसा तो नहीं था। लेकिन जब उन्होंने देखा होगा कि सरकार कैसे चल रही है तो आलोचना करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो हर जैसे मैं आपको बताऊं, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने घरेलू जो पड़ोसी देश हैं, अपने पड़ोसी जो देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, तमाम देशों में उन्होंने विजिट किया था। आपको याद होगा नेपाल में विजिट किया था। मैंने प्रधानमंत्री के इस स्टैंड को, इस स्टेप को सराहा था ऑन रिकॉर्ड। मैं उन दिनों भारत के तमाम बड़े टेलीविजनों पर जाया करता था एक एक्सपर्ट के रूप में। मैंने प्रशंसा की थी प्रधानमंत्री मोदी के उस काम की कि ये नेबरिंग कंट्रीज में जाना शुरू करना ये अच्छा कदम है प्रधानमंत्री का। लेकिन बाद के दिनों में अगर कोई गलत दिखाई देता है, पत्रकार सरकार की आलोचना क्यों करता है? जैसे ये हुआ, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे ये हुआ जो अभिसार ने भी अपने वीडियो में भी कहा, पुरंजय गुहा ठकुराता ने भी कहा कि भाई ये पूछा गया कि क्या आपने किसान आंदोलन कवर किया, क्या आपने शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन था कवर किया, क्या आपने दिल्ली दंगे कवर किए, क्या आपने जेएनयू हिंसा कवर किया? तो इसका मतलब कोविड काल में जो सरकार की अनियमितता सरकार की तरफ थी या फेल्योर था, नाकामी थी, क्या कवर किया? तो ऐसा लग रहा था कि लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग उन तमाम स्टोरीज को लेकर थी जो स्टोरीज मोदी सरकार के लिए मुफीद नहीं थी या कहे सरकार के लिए बहुत आलोचनात्मक तेवर वाली थी। जैसे किसान आंदोलन, मैंने भी किसान आंदोलन करीब 12-13 महीने दिन रात कवर किए। कल को गिरफ्तार करे कहे कि किसान आंदोलन आपने 12 महीने खबर किए, सैकड़ों वीडियो बनाए, तो कहाँ से आपको कनाडा से पैसा आ रहा था, अमेरिका से आ रहा था, चीन से आ रहा था? इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब इस केस में उन्होंने ऐसी स्टोरीज, ऐसे आंदोलन, ऐसे जनाक्रोश को लिस्टिंग की और वो पूछा जाए, और वो स्टोरी कोई भी पत्रकार करेगा, अगर वो पत्रकार सरकार समर्थक मोदी मीडिया नहीं है, तो रविश गोदी मीडिया बोलते हैं, मैं मोदी मीडिया बोलता हूँ, तो उसको लिस्ट लेके कहेंगे और कहेंगे कि ये जो आप बोल और लिख रहे हैं किसान आंदोलन में, किसानों के उस पे, वो आपको कहीं से इन्फ्लुएंस होकर लिख रहे हैं। मुझे लगता है ये एस्टेब्लिश करने की भी कोशिश होगी। आप अपना ना बताइए, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो अभिसार ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं और पुरंजय ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं। देखिए, मुझसे जो पूछताछ की गई, मैं उसका कुछ भी डाइवर्ज नहीं करना चाहता, लेकिन जो चीजें ऑलरेडी आ चुकी हैं पब्लिक में, पब्लिक सर्कुलेशन में है, छप चुकी हैं कि किसने क्या बोला या सूत्रों के हवाले आया है। अभिसार ऑन रिकॉर्ड बोला है, पुरंजय ऑन रिकॉर्ड बोला है। बहुत जगह सूत्रों के हवाले भी आया है कि इस पत्रकारों से ये पूछा जा रहा है। तो एज ए कमेंटेटर, एज ए जर्नलिस्ट, मेरा ये कहना है कि ये जो पूरी का पूरा जो एक दायरा बनाया गया है इस जांच का, वो अपने आप में फॉल्टी इसलिए है कि आप किसी पत्रकार से ये कैसे पूछ सकते हैं कि आप ये क्यों कवर करते हैं, आप ऐसा क्यों लिखते हैं, आप इनके समर्थन में क्यों लिखते हैं, आप उनकी आलोचना क्यों करते हैं? किसी ने ये कहा कि ये भी पूछा गया, अब मोदी जी के खिलाफ बहुत बोलते हैं, आप राहुल गांधी के खिलाफ कम बोलते हैं, या आप सरकार के खिलाफ ही इतना क्यों बोलते हैं? दिस इज नन ऑफ द बिजनेस ऑफ एनी एजेंसी और एनी गवर्नमेंट जो पत्रकार को ये डिक्टेट करे कि आप क्या लिखें क्या ना लिखें। और मैं समझता हूं कि यही कारण है कि आज भारत की जो स्थिति है प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में 180 देशों में 161 हो गई है। बिल्कुल। एक जमाने में 121, 122, 129, 131 थी, आज हम पहुंच गए हैं 161। यानी हम भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सबसे नीचे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो प्रेस फ्रीडम में सबसे नीचे है। और ये क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का स्तर भी नीचे है। खाली अब मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलने से तो नहीं होगा ना, ये 3 शब्द नहीं है सिर्फ। मदर ऑफ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी सिर्फ एक शब्द नहीं है। आप डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कितना करते हैं, और उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव करते हुए डेमोक्रेसी के जो सारे स्तंभ है जिसमें प्रेस है बहुत अहम, उसके प्रति आपका रवैया और नजरिया क्या है? अजीत जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके श्रोताओं दर्शकों के लिए कि देखिए, दुनिया में अगर आप नज़र डालिए, थोड़ी देर हम लोग अपना दुख दर्द भूल जाते हैं कि दुनिया भर में पत्रकारिता, प्रेस फ्रीडम, मीडिया का काम वहीं पर ज़्यादा सुंदर है, वहीं पर ज़्यादा बेहतर है जहाँ पर डेमोक्रेसी बेहतर है। आप देख लीजिए नॉर्वे,
डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जितने ये देश हैं यूरोप मैं तो के, सबसे सुपर पावर अमेरिका की बात करूंगा। वहां भी आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए वॉशिंगटन पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की झूठ की लिस्ट छापता था, बिल्कुल, कि प्रेसिडेंट ने कितनी बार झूठ बोला। यहाँ तो आप छाप देंगे तो न जाने क्या हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि जहाँ पर जनतंत्र बेहतर है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अमेरिका से भी बेहतर जनतंत्र यूरोप के उन देशों में है जिनका नाम मैंने लिया, और आप पाएंगे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे नंबर 1 है, और डेनमार्क भी है, ऑस्ट्रिया भी है, स्विट्जरलैंड भी है, ये तमाम देश बहुत आगे हैं। तो जिन देशों में डेमोक्रेसी का स्तर खराब हो जाएगा, डिटोरिएट करेगी, ऑटोक्रेसी बढ़ेगी, तानाशाही बढ़ेगी, वहाँ प्रेस फ्रीडम हो ही नहीं सकती। और यही कारण है कि अपने मुल्क की हालत हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि देखो, आपने अमेरिका का नाम लिया है, आपको एक किस्सा बताऊं। एक बार डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल पूछा CNN के किसी करेस्पॉन्डेंट ने, उन्होंने बड़ा उसको हड़काना चाहा, इतना प्रोटेस्ट हुआ कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और अंततः देखा गया, मैं तो कई लोगों ने हमसे पूछा उस दौरान भी, मैं कमेंटेटर के रूप में कभी जा यूट्यूब चैनल पर या कहीं गया तो, या समुद्र टीवी में भी उस समय जाता था, तो किसी ने पूछा, मैंने कहा भाई देखिए, वहाँ के कारपोरेट में भी डाइवर्सिटी है, जो ओनरशिप है मीडिया की उसके अंदर भी डाइवर्सिटी है। एक जो पूंजीपति है कुछ सोचता है, एक जो पूंजीपति है डेमोक्रेट के साथ है, एक रिपब्लिकन के साथ है, एक इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल किसी की नहीं सुनता। तो हमारे देश में हुआ क्या है कि हाल के वर्षों में सत्ता से जितने बड़े कारपोरेट हैं, या तो उस सत्ता के साथ हैं या न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल तो हो नहीं सकते, लेकिन चुपचाप अपना हाथ धंधापानी कर रहे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, कोई बीच में मोदी जी को टैग करके तारीफ कर देते हैं स्वच्छता अभियान पर और बाकी चीज। तो डेमोक्रेसी के पक्ष में कोई कारपोरेट नहीं दिखाई देता, इसलिए मीडिया भी नहीं हो पाता, क्योंकि मीडिया कारपोरेट का है। अब आप अमेरिका में देखिए, एक तरफ अनेक ऐसे अखबार आप पाएंगे जो रिपब्लिकन के साथ होते हैं, कभी डेमोक्रेट के साथ हो जाते हैं, लेकिन जो पत्रकारिता वहाँ है वो इंस्टीट्यूशंस के रूप में एक स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है। और उसके लिए उसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट 1 है, यानी पहला अमेंडमेंट, उसके कारण अपार फ्रीडम मिली हुई है। मेरा मानना है कि अगर इंडिया में उस तरह की फ्रीडम होती तो भी इंडिया का प्रेस जो है फ्री नहीं होता। क्यों नहीं फ्री होता? क्योंकि हमारे प्रेस की संरचना में गड़बड़ी है। एक बहुत अहम बात ये भी है ना कि देश में जो प्रधानमंत्री हैं 9.25 साल, अब 9.5 साल होने जा रहे हैं, उन्होंने आज तक प्रेस को कहीं मुखातिब होकर किसी सवाल जवाब का सामना ही नहीं किया, मीडिया के सामने मीडिया को एड्रेस ही नहीं किया, कोई दो तरफा संवाद ही नहीं हुआ। मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, ऐसी रिसर्च नहीं है कि दुनिया के कौन से देश का राष्ट्राध्यक्ष ऐसा होगा, हेड ऑफ स्टेट, जो 9.5 साल से सत्ता में हो और एक बार भी प्रेस के सामने ना आए। मैं जो बाइडेन भी आते हैं ना, व्हाइट हाउस में आते हैं, ओपन सवाल जवाब होता है, बीच बीच में वीडियो वायरल होता है, कई बार अनकंफर्टेबल सवाल भी होते हैं, उसके भी वीडियो आ जाते हैं, बिल्कुल आते हैं, और कोई बुरा नहीं मानता। CNN का कोई पूछ दे, भाई ट्रंप के सामने तो कई बार ट्रंप की फजीहत CNN के रिपोर्टर ने की, ट्रंप ने भी किया, बट हो तो रहा था उसके बाद भी। देखिए, मनमोहन सिंह जी की जो सत्ता थी, सरकार थी, उसका कोई मैं बहुत प्रशंसक नहीं रहा, लेकिन प्रेस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार वो करते थे। मैं एक चीज बीच में कट करके, चूंकि अब मनमोहन सिंह का जिक्र किया, मैं बोलने वाला था। जब मनमोहन सिंह की सरकार पर तमाम आरोप थे, उसी समय मनमोहन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लाइव DD पर गया था, अर्नब गोस्वामी और सारे लोग थे, और अर्नब गोस्वामी ने एयरसेल मैक्सिस और बाकी घोटाले पर पूछा, अनकंफर्टेबल सवाल था, पूछा तो सही, और ऐसे कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। यहाँ तो है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, मनमोहन सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में विज्ञान भवन में जो हुई, मैंने स्वयं सवाल किया था, और वो सवाल ऐसा था जो आमतौर पे भारत के पत्रकार नहीं पूछते ज़्यादातर, क्योंकि वो सोशल जस्टिस से जुड़ा था। और वो सवाल ये था कि आपके UPA के एजेंडा ऑफ गवर्नेंस में आपने कहा कि निजी क्षेत्र में आप आरक्षण को, एफर्मेटिव एक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। मुकुल वासनी की कमेटी बनी, उसने रिपोर्ट दी, नथिंग हैपेंड। और मनमोहन सिंह के लिए वो अनकंफर्टेबल सवाल था, क्योंकि वो प्रेस से ऐसे सवाल को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उस मौके पर लेकिन उन्होंने जवाब दिया। तो मेरा कहना है, लेकिन अब थोड़ा कंपैरेटिव हम करते हैं। एक वो रिजिम था, तमाम आरोप थे, सब था, हम सब लोगों ने सरकार की जितनी जम के आलोचना की, 5 साल, लेकिन किसी ने देशद्रोही नहीं कहा, किसी ने आतंकवादी नहीं कहा। आज क्या हो रहा है? वही तो बात है कि आज क्या हो रहा है। मैं सोच के, जब मैंने आपका वीडियो देखा उस दिन 3 तारीख को गाड़ी में जाते हुए, मेरे
सहयोगी होंगे, लाइव कर रहा था और मैं आपकी शक्ल देख रहा था और मुझे सोच रहा था यूएपीए कनेक्शन। और एक भी बात बीच में बताऊं, सुबह सुबह मैं भी वॉक करने गया था जिस दिन उर्मिलेश जी और इन लोगों को पुलिस ले गई थी, और मैं मोबाइल छोड़कर घर में जाता हूं। जब मैं 1 घंटे बाद आया 8:30 बज चुके थे। उस दिन देर से वॉक करने गया, 8:15 साढ़े 8। मेरे मोबाइल पर बहुत सारे मिस्ड कॉल, अलग अलग चैनल के, अखबार के, पटना से, कहाँ से रिपोर्टर्स के, और कुछ मैसेज थे कि आर यू ओके, आप ठीक है ना, कुछ आप घर पे है ना, मोबाइल क्यों नहीं उठा रहे। क्योंकि लोगों को उस समय लगा कि खबर फैली कि बहुत सारे पत्रकारों के यहाँ छापे पड़े, तो लोगों ने अपना दिमाग लगाया होगा कि कौन लोग हैं जिनके यहाँ हो सकते हैं, तो मेरा भी बारे में सोचा। तब मैंने जब कॉल बैक किया तो इन लोगों के बारे में पता चला। तो मैं देख के हैरान था कि कहाँ यूएपीए की धाराएं और कहाँ आप जैसे लोगों को ले जाना। तो ये तो जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जो प्रेस और प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, उसकी बुनियाद तो वहीं से है ना कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को सवाल पसंद नहीं है। अगर सवाल पसंद होता तो 9 साल में 2 बार 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार भी नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। और मैं नहीं समझता कि मौजूदा रिजीम में सवालों के जवाब देने में कोई दिलचस्पी किसी भी मंत्री की है, किसी भी सरकार के महकमे में किसी भी आदमी की है, क्योंकि वो पहले ये तय कर लेते हैं कि सवाल क्या किया जाएगा। हमने तो ये भी देखा है, उन्हें कभी ये तय कर लेते हैं कि सवाल का जवाब देना है तो किस पत्रकार को देना है, किस पत्रकार को देना है, या किस एक्टर को देना है जो आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं वाला पूछ ले। और मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत सारे मंत्री प्रेस से आते हैं, प्रेस को इकट्ठा करते हैं, उनके सामने एक भाषण दे देते हैं और फिर चले जाते हैं। सही बात, कभी रुकते नहीं है सवाल के लिए। उसकी तुलना में अगर राहुल गांधी को देखेंगे तो 10 बार भले फंसते हैं, हाँ? लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो 20-50 बार करते हैं। कई बार वो किसी ट्रैप में फंस जाते हैं, कई बार कुछ होता है, लेकिन कम से कम आते हैं। अब बात आते हैं वही कि जो इसमें ये भी पूछा गया, चूंकि ये एक खतरे की तरफ इशारा करता है, जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है, जो बाकी उर्मिलेश जी ठीक है अपना एक डेकोरम है या जो इनसे कहा गया उसका निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन जैसे मुझे किसी ने बताया, जो वीडियो में अभिसार ने शायद बोला या कहीं, कि लद्दाख या अरुणाचल के इलाके में जो चीनी घुसपैठ है, जो बफर जोन में या इंडियन क्लेम लाइन में जो घुसपैठ है, जो घोषित है, जिसको लेकर 19 बार कोर कमांडर लेवल की टॉक्स हो चुकी है, मोदी और जिनपिंग की साइड लाइन में अभी कहाँ विदेश दौरा था वो मुलाकात हो चुकी है, भारत और चीन के बीच लगातार कम्युनिकेशन है, और बार बार भारत कह रहा है डिसएंगेज करना चाहिए और मई 2020 के पहले की स्थिति, यानी गलवान की हिंसा के पहले की स्थिति को बहाल किया जाए, जो अब तक बहाल नहीं हुई है। अब ये वहाँ पूछा गया कि क्या आपने इस पर स्टोरी की। भाई आज की तारीख में मैंने भी 20 बार वीडियो बनाए, हिंदू में छपी, विजेता सिंह लिखती हैं, रजत पंडित नाम है शायद इकोनॉमिक टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया में, ऐसे बहुत सारे जन, सुशांत हैं, या वो एक जो एनडीटीवी के लिए काम करते थे करस्पॉन्डेंट जो आर्मी में थे, नाम भूल रहा हूँ, दाढ़ी वाले, अनिल शुक्ला शायद, ऐसे बहुत सारे लोग लिखते रहे, अजय शुक्ला। तो उन लोगों के रेफरेंस से हमने भी बोला कि भाई कई 8 किलोमीटर कब्जा किया हुआ, या चीनी जो इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारे बंकर्स बना लिए, ये सब छपी है चीजें, सेलेक्टिव अखबारों में छपी, लेकिन छपी। उस आधार पर अगर आप वीडियो करेंगे तो कहेगा कि भाई आप चीन का एजेंडा चला रहे हो। अजीत जी, मैं ये पूछना चाहता हूं मौजूदा रिजीम से या उसकी एजेंसियों से कि भाई स्टेट कौन होता है ये डिक्टेट करने वाला मीडिया पर्सन्स को या अखबारों को या पत्रकारों को या चैनलों को कि आप क्या लिखें क्या ना लिखें। ये तो तानाशाही हो गई। फिर आप डेमोक्रेसी का क्यों डंका पीट रहे हैं, क्यों मदर आप डेमोक्रेसी का हल्ला उठा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं? आप तब कह दीजिए ना कि सारे अखबार, सारे पत्रकार, सारे के सारे यूट्यूब चैनल वही लिखेंगे, वही बोलेंगे जो हम कहेंगे, या जो हम 4 पन्ना देंगे वही आप बोलिए, लिखिए। भाई ये सवाल ही बेमतलब है कि जनाब आप कश्मीर पर क्यों ज़्यादा लिखते हैं, जनाब आप असम पर क्यों लिखते हैं, आप मणिपुर पर आपने क्या लिख दिया है, आप मणिपुर पर क्यों लिख दे रहे हैं, ये घुसपैठ पर क्यों लिखते हैं, आप मणिपुर पर ऐसा क्यों लिखते हैं, मणिपुर पर वैसा लिखिए। तो ये डिक्टेट करना जर्नलिज्म को और जर्नलिस्ट को, यही ऑटोक्रेसी है, इसी को डिक्टेटरशिप कहते हैं, इसी को तानाशाही कहते हैं, और ये देश उसी तरफ जा रहा है। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं कुछ चीज़ों में जरूर डिकोरम मेंटेन करता हूँ, लेकिन साफ बोलने में कभी मैं नहीं हिचकता। ये हम निरंकुशता की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों पर जो भी हमला हो रहा है वो उस खतरे का ठोस संकेत है। पहले हम दूसरों पर देखते थे और उसकी आलोचना करते थे, हम अपने YouTube चैनल पर करते थे, अपने आप भी करते थे, लिख कर, बोलकर, लेकिन आज तो ये स्थिति है कि हम स्वयं झेल रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना कि चूंकि पूरे समाज में बड़ा हिस्सा झेल रहा है, इसलिए हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं।
हम ये नहीं कि हम शहीदाना कोई अपनी वो, नो, नॉट एट ऑल। हम उन तमाम हजारों लाखों लोगों की तरह हैं, हमें उन्हीं के बीच में उतार आज ही दिया मैं गया डेटा है। देख रहा था कि पिछले 10-12 सालों में 16 पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए की धाराएं लगी। अभी सिद्दीक कप्पन का मामला, सिद्दीक कप्पन बताइए, 28 महीने जेल में रहा सिद्दीक बेचारे का क्या कसूर क्योंकि था? हाथरस जा रहा था। कोई कसूर, और उसका कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला उसमें। 28 महीने, लेकिन जमानत नहीं हुई। जी हाँ। इसीलिए वो ऐसी धाराएं भी लगाते हैं कि आपको, जो जैसे कहा ना, कि जरूरी नहीं है कि आपको बताए, जरूरी नहीं सर्च वारंट, और इन सब में जमानत ना हो तो आप शर्त, भाई वो एफआईआर नहीं दे रहे थे, ये कोर्ट से मिला है। हाँ, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट था जो मैं भूल गया। कोर्ट ने लोगों को दिलवाया है एफआईआर। बहुत जरूरी सूचना थी कि कल खबर आई कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, वो एफआईआर की कॉपी मांगी जा रही थी, जो लोग इसमें आरोपी जिन्हें बनाया गया। तो पुलिस ने कहा कि एफआईआर हम आपको नहीं उपलब्ध करवाएंगे और आप जो सिस्टम है उससे चलिए। कोर्ट के कहने पर एफआईआर दी। आप बताइए, आप गिरफ्तार कर लेंगे, आप छापेमारी करेंगे, आप लैपटॉप सब चीज सीज कर लेंगे, आप रिमांड पर ले लेंगे, लेकिन उसको एफआईआर नहीं देंगे कि उसका वकील जाकर कोर्ट में अपना पक्ष रख सके। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही। और ये बताता है कि हमारी जो जो जांच पड़ताल की पूरी प्रक्रिया है, वो कैसे बता रही है कि डेमोक्रेसी जो है उसका दायरा हमारे यहाँ न केवल सिमट रहा है बल्कि खत्म होने के कगार पर। बल्कि एक और चीज है कि वो ये भी बता रही है, ये प्रक्रिया, कि कैसे उसके पीछे उनके इरादे संदिग्ध हैं। बिल्कुल, उनकी मंशा संदिग्ध है। भाई आप एफआईआर की कॉपी देंगे तो यही तो होगा कि कोई अगर रिसोर्सफुल है तो कोई अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील रखेगा और वो 10 पन्ने में आपका पोस्टमार्टम करेगा एफआईआर का। तो आप चाहते हो उसमें डिले हो ताकि वो 5 दिन रिमांड पर रहे तो उसके पास एफआईआर भी ना मिले, अपना पक्ष भी ना रखे। यही मतलब है ना। देखिए, कई स्तरों पर काम हो रहा है। मुझे लगता है कि एक तरफ पहले समुदायों की, समाज के अलग अलग लोगों की एक तरह की अघोषित आर्थिक नाकेबंदी की जाती थी। अब वो चीज मीडिया में आ गई है कि नौकरियों से निकाला जा रहा है। अगर आप तनिक भी इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा मीडिया से। तो आर्थिक नाकेबंदी हुई ना, एक तरह की आर्थिक नाकेबंदी है कि आपकी नौकरी छिन जाएगी। आपके बच्चे 2 स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, आप किराए का मकान में रह रहे हैं, आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप गांव जाने के लिए, अगर गांव आपके पास है तो उसके लिए विवश हो जाएंगे। ये आर्थिक नाकेबंदी हुई प्रोफेशनल्स की भी, मीडिया प्रोफेशनल्स की भी। अगर कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है, आप उसको, उसकी व्यूअरशिप इतनी गिरवा दीजिए, उसको इतना कंट्रोल कर दीजिए। वेबसाइटों पर कई जगह देख रहा हूं कि ऐसा हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि उनको विज्ञापन नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। जिन अखबारों में, थोड़ा क्षेत्रीय अखबारों की बात कर रहा हूँ, रीजनल अखबारों में कई जगह ऐसे अखबार हैं जो आर्थिक नाकेबंदी विद इन द कोर्ट, उसकी वजह से उनको विज्ञापन नहीं मिल रहा है और वो झुक जाते हैं विज्ञापन पाने के लिए। एक बात और आती है ना कि कहीं न कहीं जो मुखर हैं, आप हैं, अभिसार हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो मुखर हैं, उनमें से कुछ को किसी ढंग से फंसाओ, उसके बाद उनके फंसने की वजह से, डर से बाकी लोग बोलने से पहले सोचें। जैसे मान लीजिए बहुत संकेत होते हैं। एडिटर्स गिल्ड के 4 एडिटर गए मणिपुर की ज़मीनी हकीकत देखने, सीमा मुस्तफ़ा और भारत भूषण जैसा सीनियर जर्नलिस्ट जो एडिटर हैं, बिल्कुल, और उसके बाद उन सब पर आपने वहां एफआईआर दर्ज कर दिया, बिल्कुल, और चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उनकी गिरफ्तारी पर स्टे लगी, नहीं तो पता चला मणिपुर पुलिस आई, घर से उठा के ले जाती। उस आज की स्थिति में सिलचर में कोई हेमंत बिस्वा के स्टेट में किसी की भावनाएं आहत हो जाए, हम में से किसी के खिलाफ एफआईआर कर दे और सीधे असम पुलिस आ जाए और कहीं से गाजियाबाद से और गुड़गांव से पकड़ के। और इसका एक बड़ा और दूसरा पहलू मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, इस तरह के मामलों में क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरफा कवरेज कर रहा है, तो वो विलेन किसको बना रहा है? उन लोगों को विलेन बना रहा है जिसको राजसत्ता जो है आरोप लगाती है। चेहरा डार्क है, थोड़ा लाइट इधर लाइए। हाँ, तो राजसत्ता, थोड़ा पीछे आते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ चलिए बोलिए। आ जाओ। राज्य सत्ता जिसको कि या राज्य की जो एजेंसियां हैं, उपकरण हैं जितने भी, वो जिस व्यक्ति, जिस समूह को या जिस संगठन को विलेन बना रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसी तर्ज पर बिल्कुल विलेन के रूप में पेश कर रहा है। अब बताइए, कोई कह रहा है कि चाइनीज एजेंट, अब इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा कि कोई ऐसा इंडिविजुअल, आप संस्था की बात छोड़ दीजिए, आप किसी संस्थान की बात छोड़ दीजिए, किसी इंडिविजुअल को भी बगैर किसी जांच पड़ताल के,
बगैर किसी निष्पक्ष पारदर्शी जांच के, बगैर कोई जुडिशियल फैसला आए आप उसको घोषित कर दे रहे हैं कि ये तो एजेंट है, ये पता तो चला एजेंट है। जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां 10 आदमी संदिग्ध दिख रहा है कि उर्मिलेश जी चीनी पैसा ले रहे हैं। बताइए हाँ। तो ये जो पहलू है मोस्ट डेंजरस है, और ये बताता है कि समाज को आप हिंसक बनाने के लिए आप एक तरह से प्रेरित कर रहे हैं। और इसमें मीडिया की बहुत बड़ी मीडिया की भूमिका है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कैसे कल्प्रिट की भूमिका निभा रहा है, ये इसका एक बड़ा खतरा जिस दिन उर्मिलेश जी और इन सबको पुलिस ले गई, उस दिन भी जो चैनल्स के बहुत सारे एंकर्स और रिपोर्टर्स या चेहरे वो लगातार ट्वीट कर रहे थे कि चीनी पैसे पर चीनी प्रोपेगेंडा करने वाले, प्रोपेगेंडा के जो किरदार हैं, खलनायक है, उन्हें पुलिस ने पकड़ा। अभिसार शर्मा न्यूज़ के अलग अलग चैनल में काम किया, न्यूज़ एंकर के रूप में, पॉपुलर एंकर था, आज तक, जी न्यूज़, मैं ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंट कमेंटेटर था आज तक पर, और उनमें से एनडीटीवी पर, सब आपको न्यूज़ जानते नेशन हैं पर, 30 साल से। सारे के सारे जानते हैं। लेकिन उस दिन और आज गाली दे रहे हैं। लोगों ने तय कर लिया कि ये चीनी एजेंट है। तब मैं आज तक के कॉन्ट्रैक्ट पर था, आज तक हमसे कॉन्ट्रैक्ट करता था 3-3 महीने 4-4 महीने का, वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़े हुए हैं। तब मैं बहुत ही महान था, देशभक्त था। आज वो मुझे कह देंगे कि उग्रवादी हो गया, कमाल का। तो ये इस देश में हो रहा है जनाब, और मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम बगल में पाकिस्तान में देख चुके हैं क्या हाल हुआ था समाज का और डेमोक्रेसी का वहाँ। हम चिंतित तक नहीं है, तनिक भी हमको चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि मीडिया ओनर्स जो हैं वो अपनी थैली भरने में, अपनी तिजोरी भरने में केवल लगे हुए हैं। उनको लग ही नहीं रहा है कि समाज के साथ भी उनकी कोई भूमिका है, समाज के साथ भी उनका कोई किरदार है, कोई सरोकार है। एकदम भूल गया है, सब कुछ भूल गया है लोग। इसमें एक पहलू ये भी है ना कि ये जो मोदी रिजीम में ये हुआ है 9 सालों में, कि सब कुछ नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर, जिसको हिंदी में राष्ट्रवाद कहते हैं, दरअसल वो छद्म राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद के नाम पर ये नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा है। मैं तो अपने वीडियो में अक्सर बोलता हूँ कि मोदी ही राष्ट्र हैं, मोदी ही देश हैं, मोदी ही प्रदेश हैं, मोदी ही संविधान है। तो कुल मिला के ऐसी स्थिति आ गई कि आप अगर आलोचना मोदी की करते हैं तो राष्ट्र की कर रहे हैं, अगर आप मोदी की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं तो राष्ट्र की नीति की आलोचना कर रहे हैं। और ऐसा नैरेटिव लोगों के दिमाग में जहर की तरह चैनल ने भर दिया है कि उसमें आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग को विलन बनाने में उनको आसानी होती है शायद। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, हम तीसरी बनने जा रहे हैं। अरे भाई, आप अपने देश का हालात देखिए क्या है। असमानता के ग्राफ में आप दुनिया के बेहद जो गरीब देश हैं उनके आसपास हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त जो 1922 में जितनी असमानता भारत में थी, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये दुनिया के टॉप मोस्ट जो इस समय इकोनॉमिस्ट हैं उनका इंडिया के बारे में मॉडर्न जो रिसर्च है उसमें है कि 1922 में, ब्रिटिश पीरियड में जो असमानता भारतीय समाज में थी, आज उसके आसपास नहीं बल्कि उससे थोड़ा और बढ़ गई है असमानता का ग्राफ, इनइक्वालिटी का। ये ठीक है कि अमीर ज़्यादा हुए हैं, बिलियनर ज़्यादा हुए हैं, मिलियनर ज़्यादा हुए हैं, लेकिन जो डिफरेंस है लोगों की इनकम में, उनके जीवन स्तर में, वो असमानता जो बढ़ी है, वो थॉमस पिकेटी का ये रिसर्च है, ये मेरा नहीं है। और थॉमस पिकेटी दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, और वो छपा हुआ है, किसी ने चैलेंज नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, योजना आयोग ने चैलेंज नहीं किया इसको, या नीति आयोग जब कहते हैं जिसको अब। तो मेरा कहना है कि डेमोक्रेसी के ग्राफ में आप नीचे आ गए हैं, आप इतने नीचे आ गए हैं कि बहुत सारे ऐसे देश जो अभी डेमोक्रेटिक हुए हैं वो आपसे बेहतर स्थिति में है। आप देखिए, जो आमतौर पे ट्राइबल इलाके हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, जो दलित इलाके हैं, उनमें क्या स्थिति है लोगों की, पानी पीने की पानी की क्या स्थिति है। दुनिया के यूरोप में, अमेरिका में हम लोग जाते हैं, पता चलता है कि सारे लोग नल का पानी पी रहे हैं। हमारे यहाँ केवल पता चला कि साफ़ पानी नहीं लोगों को मिल रहा है, और सारे के सारे लोग बोतल का पानी खरीद कर पी रहे हैं। मैंने तो अमेरिका में बोतल का पानी खरीदते हुए तभी लोगों को देखा है, या यूरोप में जब वो सड़क पर घूम रहे होते हैं। यूरोप में तो है कि जो वॉशरूम में आपका पानी आता है वही पीते हैं, क्योंकि वो पानी शुद्ध है, पवित्र है। शुद्ध पानी आ रहा है, चाहे आपके वॉशरूम में आ रहा है, चाहे आपके बेसिन में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है। अब वापस फिर चूँकि 35-40 मिनट हम लोगों की बात हुई, फिर पत्रकारिता के उस पहलू पर जिसका जिक्र किया। अभी आपको क्या खतरा लगता है कि कुछ यूएपीए की धाराओं में चूँकि जिक्र है, हो सकता है कोई कल को ऐसी स्थिति आए कि कहें हम 3-4 पत्रकारों को भी गिरफ्तार करेंगे? मैं देखिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ये कभी नहीं सोचता कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, उनके मर्जी है। ये कानून का तो मतलब नहीं है, उनके लिए तो जो आदेश है वही कानून है। तो हम क्या कर सकते हैं? परिवार में चिंतित भी होंगे, जाहिर है लोग चिंता तो करेंगे ही। और हम जैसे लोग जिनके घर में और कोई नहीं है, तो चिंता तो होती है लोगों को। लेकिन हमको इस बात का बहुत सुख है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सारे
डट कर मेरे साथ खड़े हैं और पूरा आसपास के लोग भी मेरे साथ खड़े हैं। बहुत सारे हमारे पड़ोसी, कल भी मुझे पड़ोसी लोग ले गए अपनी कार में बैठा कर वहाँ। मैं अपने गाड़ी से नहीं गया था और कोई ओला और उबर से नहीं गया था। मुझे पड़ोसियों ने कहा कि सर आप चलिए, आपको छोड़ते हैं। और फिर वो रात तक वहाँ टिके रह गए जब तक मैं निकला नहीं वहाँ से, और वो मुझे लेकर घर आए। तो आई एम वेरी हैप्पी पर्सन। और मैं छोटे घर में ज़रूर रहता हूँ, लेकिन बहुत दिल बड़ा है और मुझे वो दिल दे भी रहे हैं लोग। काश बड़े दिल में रहने वाले, सेंट्रल विस्टा में रहने वाले 20-22 हज़ार करोड़ का जो वहाँ बन रहा है, जिसको ये लोग खान मार्केट गैंग, लुटियन गैंग कहते हैं। अच्छा, वो एक बात और मैं कहना भूल गया, क्योंकि मेरे पास तो साधन नहीं है कि मैं उन चैनलों को जाकर बता सकूं। वो बताते हैं कि उर्मिलेश को इतना लाख मिला। मैं अगर 5 साल से उनके लिए एक फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहा हूँ, हर सप्ताह में अगर 3 वीडियोस में मेरा वो रोल है, 3 वीडियोस में, आप बताइए कि एक बार एंकरिंग जो होती है दूरदर्शन में या राज्यसभा टीवी में या लोकसभा टीवी में, इस समय भी जो बाहर से लोग करते हैं एंकरिंग, वो कितना पाते हैं एक एपिसोड का? बता दे कोई हमको। जो मार्केट रेट है, मैं बड़े चैनलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सरकारी चैनल की बात कर रहा हूं जो आमतौर पे कम पैसा देते हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं उन चैनलों में काम कर चुका हूं। तो जो पर एपिसोड मिलता है, क्या हमें या अभिसार को या किसी को भी, क्या न्यूज़ क्लिक ने उससे ज़्यादा दिया है? पहली बात। दूसरी बात कि हम लिखते भी हैं, हम आपके यहाँ भी आते हैं, उनके यहाँ भी आते हैं, तमाम लोगों के यहाँ आते हैं, BBC में जाते हैं। BBC के लिए भी कभी कभी हम कमेंट एक समय तो बहुत ज़्यादा करते थे, आजकल कम करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि उस पैसे को टेलीविज़न पर जब दिखाया जाता है, एक बार नहीं पूछा जाता है मुझसे कि उर्मिलेश जी इस आंकड़े से आया है एजेंसी की तरफ से या सरकार की तरफ से, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? ये बेहद शर्मनाक है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रोफेशनल अपने को कहने वाला मीडिया, ये पत्रकार से नहीं पूछता जो 40 साल से पत्रकार है कि जनाब आपने इतना पैसा पाया, क्या ये सच है? तो अगर पाया तो कैसे पाया? वो अपनी तनख्वाह नहीं देख रहा है, वो अपने एंकर की सैलरी नहीं देख रहा है, वो मेरे जैसे आदमी की जो एंकरिंग कर रहा है यूट्यूब पर, यूट्यूब चैनल के लिए, और उसका बता रहा है कि वो 38 लाख। अरे 38 लाख तुम कितने महीने में पाते हो भाई? हम तो कितने साल में पाए हैं। सही बात। व्हाट नॉनसेंस। तो इतना बेशर्मी। 38 लाख मतलब 4-5 पता नहीं कितना बताया, 38 मैं नहीं जानता। हाँ। किसी ने बताया, हमको नहीं मालूम कि 24 लाख है कि 22 लाख है, 38। मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों का 38 लाख है, कुछ लोगों का 22 लाख है। आई डोंट नो अबाउट डाटा विच दे प्रोवाइडेड। आई जनरली मैं वॉच नहीं करता, मुझे लोगों ने बताया कि टीवी पर, और जिस समय दिखाया गया इस तरह से दिखा रहे थे जैसे चीन का पैसा इनको मिल रहा है। अरे महाराज, हमें क्या लेना देना किसी से? हमें तो मालूम है कि भाई ये चैनल है। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जांच करके बताया नहीं कि ये कहाँ से पैसा आता है। आप जांच करा लीजिए सारे मीडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा है कि वहाँ कोई काम नहीं कर सकता है या उस संस्थान में। अगर आपको लगता है 2021 से आप आरोप लगा रहे हैं, आपने सब कुछ सामने ला दिया होता, आपने बता दिया होता। न्यूज़ क्लिक कह रहा है कि एकदम ये गलत आरोप है हम पर, आप कह रहे हैं कि यही सही आरोप है, ये हम जो आरोप लगा रहे हैं सही है। लेकिन हम जैसे प्रोफेशनल्स क्या करें जो हाँ एक फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे हैं? अगर मान लीजिए कल कोई कह दे कि हिंदुस्तान टाइम्स में इनका पैसा है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका पैसा है, अब वहाँ काम करने वाला एम्प्लॉय क्या करेगा? बताइए आप हमको, क्या करेगा? तो ये बिल्कुल बेमतलब है। या तो कोई आयोग बैठा देते, कोई जांच पड़ताल की कमेटी बैठा देते, आप कहते कि हम जांच कराएंगे। आपको न्यूज़ क्लिक से जिन कारणों से चिढ़ होगी, जिन कारणों से आपको नफरत होगी, उन कारणों पर मैं समझता हूं कि रोशनी लोगों को डालनी चाहिए, मीडिया को, कि वो कारण क्या हैं। आप उनके अलग अलग कामों पर बात कर रहे हैं, लेकिन उनके जर्नलिज्म पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आखिर आप कह रहे हैं कि चीन का पैसा, उर्मिलेश ने चीन पर क्या लिखा है, वहाँ क्या बोला है? बता दीजिए, कोई हमें बता दे, हमें बता दे। हमने कश्मीर पर आज से लिख रहे हैं, हमने 2008 कश्मीर पर तो आपकी किताब, 2 किताबें हैं। मेरा स्टैंड तो है कश्मीर चीन पर आपने कुछ नहीं लिखा, चीन की तारीफ में तो कुछ बोला लिखा नहीं ना। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे पूछ रहा हूं, ऐसे ही पेंट किया जा रहा है। नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर लिखता ही नहीं, लिखते नहीं, मेरा वो विषय नहीं है। मेरा विषय नेशनल पॉलिटिकल जो सिचुएशन है या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, उस पर है। मैं सामाजिक आर्थिक विषय, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर लिखता हूँ। चीन गए हैं कि नहीं? मैं कभी नहीं गया। किसी ने ये हमसे कहा कि आप तो गए, जाते होंगे। मैंने कहा भैया चीन में आज तक नहीं गया। हाँ, मौजूदा सरकार अगर किसी मीडिया डेलीगेशन में मुझे भेज देगी तो मैं जाऊंगा। अगर मोदी जी जब जा सकते, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, नहीं, प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी अगर जा रहे हैं, हम भी फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी पुराने हैं, मान्यता प्राप्त हैं, तो हमें उस डेलीगेशन में ले जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। चीन की दीवार देख लेंगे। हम भी बचपन से सुनते आए हैं, बड़ी महान दीवार है, बहुत दिव्य है, अलौकिक है। तो हम लोग वहीं जाते हैं ना जहाँ पर कोई सरकार ले जाए या कहीं से निमंत्रण मिले।
कैसे जाएंगे अपने पैसे से? हम तो बहुत साधारण आदमी हैं। तो ये अचानक जो इस तरह से माहौल बना, देखिए बार बार जब ये बात होती है ना, ये भी होता है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुख्यमंत्री मोदी की दोस्ती के बहुत सारे किस्से मैंने कई बार वीडियो में कहा, जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री मोदी अपने समय समय पर करते रहे। प्रधानमंत्री होने के बाद भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसी दोस्ती है, और दोस्ती की तस्वीरें तो हमने साबरमती के तट पर झूला झूलते हुए शी जिनपिंग के साथ या झूलाते हुए वो सारी तस्वीरें देखी। लेकिन अचानक ये दौर आया गलवान हिंसा के बाद, और तब भी प्रधानमंत्री मोदी का बयान था कि ना हमारी सीमा में कोई घुसा है ना कोई घुसा है। खुद उन्होंने खंडन किया। यह अलग बात है कि बहुत सारे भारतीय पत्रकार सबूतों के साथ लिखते रहे कि 16 किलोमीटर या 18 किलोमीटर तक भारतीय क्लेम लाइन, इंडियन क्लेम लाइन के अंदर है, जिसको आज भी बीजेपी नहीं मानती है। वो कहती है तो बफर जोन है, वो हमारा है ही नहीं। अरे भाई, जहां पेट्रोलिंग करते थे, जहां तक आपकी पेट्रोलिंग पर पाबंदी लग के और वहां अगर उसने अपना एस्टेब्लिशमेंट बनाया, इसका मतलब आपसे वो जमीन ले ली गई है, उस जमीन पर कब्जा है। लेकिन ये बोलना भी अगर आप बोल रहे हैं तथ्यों के आधार पर तो भी होगा कि भाई आप देश विरोधी बात कर रहे हैं। और अजीत जी, जिस प्रवीर पुरकायस्थ को देश विरोधी करार दिया जा रहा है, ब्रांड किया जा रहा है बिना किसी पड़ताल के, एक आरोप बस लग रहा है, वो प्रवीर पुरकायस्थ, उनको मैं बाद में जाना ज़्यादा, शायद उन कुछ लिख भी रहे थे अपने बारे में, आत्मकथा टाइप कुछ। आपको मैं बताऊं कि वो इमरजेंसी में जेल में रहे, पूरी इमरजेंसी में, कांग्रेस रिजीम में, इंदिरा गांधी की रिजीम में, और भारतीय जनता पार्टी भी उस समय नहीं थी, जनसंघ थी, और उस समय विरोध कर रहे थे ये लोग। हाँ, जनसंघ के भी तमाम नेता अंदर थे। हो सकता है कि वो जनसंघ के भी कई नेताओं के साथ जेल में साथ रहे हों, एक कमरे में, हो सकता है रहे हों, और वो लगातार उन्होंने तानाशाही का उस समय विरोध किया। तो आज अगर वो तानाशाही बढ़ रही है देश में, निरंकुशता बढ़ रही है, और ये दुनिया कह रही है, ये कोई अकेला हम लोग नहीं कह रहे हैं, तो अगर बढ़ रही है और आज वो लिखवा रहे हैं अपने चैनल पर, या बोल रहे हैं वो स्वयं भी, और दूसरे लोगों को भी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है भाई? क्या बुराई है? और ऐसा तो नहीं कि वो आउटराइटली एक पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। कोई नोबेल राय सिंघम जो अमेरिकी तो वो जांच कराए ना, है, जिसका कनेक्शन संघाई से है, या संघाई में बैठते हैं चीनी एस्टेब्लिशमेंट। मेरा कहना है कि ये मामले तो हम लोग नहीं जानते, वी आर जर्नलिस्ट, हम तो पारिश्रमिक लेते हैं, हम नौकरी भी नहीं करते वहाँ। लेकिन अगर ये मसले आपके पास हैं तो आप उनका खुलासा कीजिए ना। और आप न्यूयॉर्क टाइम्स की एक लाइन लेकर के पूरे आप एक संस्थान को बदनाम किए जा रहे हैं, बदनाम किए जा रहे हैं। जब 2 साल पहले ईडी ने जांच शुरू की, 3 महीने में करके एक्सपोज करके सील कर देते न्यूज क्लिक। नहीं, आप बताते कि भाई ये फैक्ट जो भी है, मतलब आप तथ्य के आधार पर सारी जो प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ तो केवल आरोप है, केवल आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप कोई तथ्य नहीं दे रहे हैं। अगर तथ्य आ जाएगा, मान लीजिए हम भी कन्विंस हो गए कि भाई ये तो बड़ा तथ्य है भाई, तब हमारा डिसीजन अलग होगा, हमारा सोच अलग होगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है, क्यों हम किसी व्यक्ति और किसी संस्थान के बारे में हम अनर्गल प्रलाप को और अनर्गल आरोप को हम मान लें? हम तो तब तक नहीं मानेंगे जब तक सामने चीज़ें साफ नहीं आ जाती हैं। डर भी लगता है। और मलेशिया जब इस 3 दिन से यूएपीए, देखिए मैंने देखो, मैं बोलता कम हूँ, खासकर अपने निजी मामलों में बहुत कम बोलना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अपने निजी मामलों में बोलूँ, लेकिन मैं डरा नहीं कभी। पहली बार मैं छात्र जीवन में नहीं डरा, हाँ, बचपन में डरता था तो कुत्तों से डरता था बहुत। हालांकि मेरे आसपास बहुत कुत्ते रहते थे, मेरे पिता कुत्तों को बहुत प्यार करते थे, मैं उनको पता नहीं क्यों डर लगता है। छिपकली से मैं छोटा था तो बहुत डरता था, मेरा बेटा भी डरता था। लेकिन मुझे शासन के दमन से कभी मैं डरा नहीं, कभी नहीं डरा, और आज भी नहीं डर रहा हूँ, जबकि मेरी उम्र 67 क्रॉस कर चुकी है। मैं नहीं डरता, इसलिए कि मैं गलत काम नहीं करता। अपनी जानकारी में कभी गलत काम नहीं किया, ये सोच कर कि ये गलत काम है और मैं करूं, आई नेवर डिड। लेकिन जो मैं सोचता हूं उस पर मैं खड़ा रहता हूं। मैं जान भी अगर चली जाए तो उसके लिए मुझे कोई डर नहीं है, और कभी भी मुझे कोई चिंता नहीं होगी। अरे यार, मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं असत्य का पक्ष ले लेता, गलत का पक्ष ले लेता तो चल जाता। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। जो मेरा ज़मीर कहेगा वही मैं करूँगा, और वो ज़मीर पर मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। तो मानसिक तौर पर ये कंडीशनिंग भी है कि हो सकता है जेल जाना पड़े, और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई एम रेडी फॉर एवरी इवेंचुअलिटी। किसी भी स्थिति से हम लोग तैयार हैं
जांच में हम सहयोग दे रहे हैं और एजेंसीज़ के लोग बाय द वे दे आर वेरी पोलाइट, अच्छे से उनका व्यवहार है, मैं उनको कभी शिकायत नहीं करूँगा। वो तो ऊपर से गृह मंत्री के लेवल से हो रहा होगा ना। मैं दिल्ली पुलिस की रिपोर्टिंग अमित शाह को नहीं, मुझे भी नहीं पता है, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पास हमसे ज़्यादा जानकारी है। दिल्ली पुलिस, तो बूढ़े हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस का नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास है, गृह मंत्री सीधे देखते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि दिल्ली पुलिस इतने सीनियर जर्नलिस्टों को घर से बुला ले, छापा मारे, यूएपीए में मामला दर्ज हो जाए और ये दिल्ली पुलिस अपने लेवल पर करे, ये मानने की कोई वजह नहीं है। वैसे भारत के इतिहास में ये पहली घटना है कि वरिष्ठ पत्रकार माने सीनियर पत्रकारों को जो वर्षों काम कर चुके हैं, जिन पर जो बेदाग रहे हैं, उनको, वो आपके राजनीतिक रूप से आपके आलोचक हो सकते हैं, लेकिन उनके मंशा पर, उनके ज़मीर पर आप इस तरह का आरोप लगाएं, लांछन लगाएं, दागदार बनाएं उनको, ये कभी इतिहास में नहीं हुआ था। आप देख लीजिए कभी पूरा इतिहास देखकर, इमरजेंसी में जो विरोध था पत्रकारों से, उन्होंने आलोचना की, उनको जेल भेजा गया, कई लोगों को भेजा गया, कई लोग परेशान किए गए, लेकिन ये नहीं कहा गया कि ये एजेंट हैं विदेशी, ये दलाल हैं, ये पैसा खाते हैं, ये इस देश का लेते हैं, वो देश का लेते हैं। चीन का पैसा यहाँ पर विदेशी कंपनी आकर के, कितने इन्वेस्टमेंट उनका होगा, सबसे अधिक कारोबार चीन का बढ़ रहा है। और आप बता रहे हैं भर की कंपनियां चीन की यहाँ बिजनेस कर रही है और पीएम केयर्स फंड में किसने किसने पैसे दिए, वो भी लिस्ट है। और आप जो कहीं से किसी चीन से या किसी अमेरिका या किसी कोई मतलब नहीं जिनका है, जो हमारे लिए तो कोई भी पैसा पारिश्रमिक जो मिल रहा है कहीं से भी, हमें तो ओनर से मिल रहा है, ओनर की तरफ से मिल रहा है, वो मेरी मेहनत का मिल रहा है। अगर बिरला के यहाँ मैं काम किया, साहू जैन के यहाँ मैं काम किया, भास्कर ग्रुप में काम किया, राज्यसभा टीवी में काम किया, क्या मैंने देखा कि ये पैसा सफ़ेद है कि नीला है कि काला है कि पीला है? हमें कैसे मतलब है यार? नहीं, दूसरी चीज़ इसमें हम लोग कोई डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज जो एफआईआर से जो जानकारी छन कर आई है कि वीवो और एक और चीनी मोबाइल कंपनी, वो दो को भी एफआईआर में दोनों नामजद है। तो अब वीवो और वो जो दूसरी कंपनी है एमआई है शायद, वो इंडिया में करोड़ों का कारोबार मोबाइल बेच रही है और इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण है वो बेच रही है। क्या उन दोनों कंपनियों को बैन किया गया? नहीं, उनका धंधा हो रहा है। अभी भी आप ऑनलाइन टाइप करिए फ्लिपकार्ट पर, जितने मोबाइल चाहिए उन कंपनी के मिल जाएंगे। कल को अगर कोई ऐसा होता कि वीवो का ही पैसा मिलता, भाई धंधा तो इंडिया में कर रहे हैं। पेटीएम में एक समय में जैकमा का बहुत इन्वेस्टमेंट था, अब है कि नहीं मुझे नहीं पता। आर्थिक मामलों में मेरी जानकारी बहुत कम है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और दूसरे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नोबेल राय सिंघम अगर आपके लिए संदिग्ध है, तो क्या आपके लिए संदिग्ध सूची में आपने अमेरिका सरकार से कन्वे किया था 2 साल पहले? क्या अमेरिका से आपने सरकार के लेवल पर बात की कि ये आदमी एंटी इंडिया है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, एंटी इंडिया फंड कर रहा है, इसको ब्लैक लिस्ट में डालो, इसको टेररिस्ट लिस्ट में डालो, एंटी इंडिया कोई उसमें सरकार से बात की? ये बहुत सारे लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं। पहली चीज तो इन लोगों को मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं पहली बार अखबारों में ही पढ़ा, 2021 में 22 में जब अखबारों में छप रहा था, पहली बार तो तभी पढ़ा। एक जर्नलिस्ट के रूप में मेरी कोई जानकारी नहीं थी इन लोगों के बारे में। अब मेरा ये कहना है कि जो नाम आए हैं, भाई आप सामने लाते इन चीज़ों को तब लोग समझते, लेकिन इल्जामात आपने पत्रकारों पर लगाना शुरू कर दिया। अब हम कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये तो वहाँ का पैसा, वहाँ का पैसा। अरे हमें कैसे मालूम पड़ेगा? मेरा बहुत साफ कहना है, सही बात, इसमें कोई वो नहीं है। आप इंडिविजुअल को बदनाम कर रहे हैं तो हम कैसे मान लें जब तक पूरी तरह सत्य नहीं आता? आपके इरादे ये हैं कि कोई भी आपके खिलाफ लिखता है, आप उस पर इल्जामात लगा देते हैं, उस पर विरोध, उसको मजबूरी टेलीविज़न छोड़ना पड़ता है। मेन स्ट्रीम चैनलों के स्टार रहे लोगों को छोड़ना पड़ा ना। आप तो जानते हैं, एक से नाम रविश से लेकर कितना का नाम लूँ मैं। अरे पुनप्रसून वाजपेयी ने छोड़ा, अभिसार ने छोड़ा, मैंने भी एक परिस्थिति ऐसी बन गई कि मुझे लगा कि मैं उस चैनल में काम नहीं कर सकता। तो फिर इसका मतलब कि जो भी तनिक से भी आलोचना करता है बर्दाश्त नहीं किया जाता है उन संस्थानों में। उसको अनेक नए लड़कों ने छोड़ा, नवीन कुमार एक वो भी यूट्यूबर हैं, बहुत सारे लोग, कितने का नाम लूं मैं। तो जो आप मुखर होकर आप वो बोलना चाहते हैं जो आपको लगता है वाजिब सवाल है, तो आपके लिए स्पेस नहीं। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं आर्थिक रूप से, हम उन मामलों के विशेषज्ञ नहीं तो बोलूँगा नहीं, लेकिन आप अगर लगा रहे हैं कि उनका पैसा है, वहाँ से पैसा आया है, लेकिन आपके इरादे तो यहाँ झलक रहे हैं कि आपको बेचैनी उसके काम से है, उसके काम से बेचैनी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर अभिसार शर्मा है, वहाँ पर उर्मिलेश हैं, वहाँ पर परंजय गुहा ठाकुरता भी छपते हैं। तो ये परेशानी का विषय है ना, हमें क्यों फंसा रहे हैं उसमें? अजीब बात है। आपने आर्थिक मामले की गड़बड़ी थी, आपने सही कहा, आप आर्थिक मामलों का जांच कराते। आपके पास न जाने कितने विभाग हैं आर्थिक मामलों की जांच कराते, और उसके लिए जो भी दूध का दूध पानी का पानी होता है देश के सामने कि भाई ये आतंकवादी है, आतंकवादी कनेक्शन है, देशद्रोही काम कर रहा था, इसके लिए हमारा ये पैरामीटर है, इसमें ये सब बंद हो गया, जो भी हो गया, जो भी होना होता है।
चलिए, बहरहाल दूसरी बात, चूंकि आपने बीच में क्लोज करने से पहले अपनी इमरजेंसी का जिक्र बीच में अचानक आया कि ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी मैं किताब ऐसे ही मैं याद आई जब जिक्र करते, एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं, ये हिंदी में अनुवाद है उनकी जो बायोग्राफी थी कुलदीप नैयर की, इसमें उन्होंने इमरजेंसी के दौर का भी जिक्र किया है कि कैसे इमरजेंसी के दौरान जब अखबारों पर अंकुश लगे और एक्सप्रेस पर तो सबसे अधिक अंकुश लगा, उस समय भी प्रेस क्लब में बहुत सारे पत्रकार जमा हुए थे, कई पत्रकार जुटे थे और मेमोरेंडम उन्होंने दिया था। हाईलाइट क्या हुआ है, पत्रकार जुटे, सबके नाम है, एन मुखर्जी, आर वाजपेयी, राजू नागराजन, इसमें अभी कुछ लोग हैं, सुभाष किरपेकर भी शायद अभी वीरेंद्र कपूर निधन हो गया, वीरेंद्र कपूर अभी हैं, विजय क्रांति अभी हैं, वेद प्रताप वैदिक का भी निधन हो गया, प्रभाष जी नहीं है, ऐसे बहुत सारे, चांद जोशी का निधन हो गया कुछ साल पहले, आनंद वर्धन अगर वही है लखनऊ वाले तो उनका भी नाम है। इन लोगों ने दस्तखत किया था इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ, लेकिन दिलचस्प बात ये हुई थी कि तब भी जब ये दस्तखत कर दिया था इन्होंने, तभी वीसी शुक्ला ने कुलदीप नैयर को फ़ोन करके बुलाया और बोला वो लव लेटर कहाँ है जो तुम लोगों ने लिखा, क्योंकि कुछ लोग इंदिरा गांधी और वीसी शुक्ला के पास चले गए थे। मतलब हमारी बिरादरी में हर समय ऐसे कुछ रहे विभीषण, लेकिन तब विभीषण कुछ थे, अभी तो ज़्यादा एकजुटता थी। अब लगता है विभीषणों के बीच में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि सबने सत्ता के साथ तरफदारी को ही अपनी पत्रकारिता मान, ये एक बड़ा बदलाव आया है। इमरजेंसी के खिलाफ लड़के जेल जाने को लोग तैयार थे, उनके साथ एक लगता था पब्लिक परसेप्शन। अब जो भी सत्ता रिजिम के खिलाफ है उसको विलेन बनाने की कवायद में मीडिया का पूरा तंत्र शामिल है। ये खतरा है जिसका जिक्र आपने किया। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड है। अजीत जी, ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, हम 1947 में आज़ाद हुए। अगर आप आज़ादी से पहले की पत्रकारिता देखिए, बहुत कमज़ोर थी, आप मानता हूं मैं, बहुत कम अखबार हमारे थे, रंग बिरंगे नहीं थे, बहुत कम पेज उसमें थे, रिसोर्स नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, संसाधन नहीं थे, लेकिन क्या ईमानदारी थी, क्या कमिटमेंट था। आप गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार देखिए, खासकर प्रताप, उसमें तो भगत सिंह भी लिखते थे, तमाम बड़े लोग लिखते थे। बात के दिनों में अगर आप देखिए पत्रकारिता को, अंग्रेजी पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता, दोनों को मिलाकर मैं कह रहा हूँ, तो आप ये पाएंगे कि ठीक है, अलग अलग ट्रेंड थे। हम बहुत महान गौरवशाली जो परंपरा मानते हैं ना बहुत सारे लोग, हम नहीं मानते। हमने माना कि हम तो ये मानते हैं कि कुछ अच्छे लोग थे, लेकिन संस्थागत अगर पत्रकारिता भारत की रही है, उसके बहुत सारी समस्याएं रही हैं, लेकिन एकजुटता पत्रकारों में जबरदस्त रही थी। और आज स्थिति यह है कि पत्रकारों को जब सत्ता इल्जाम लगा रही है तो वो सत्ता के साथ खड़े हैं और पत्रकारों को गाली दे रहे हैं, एब्यूज़ कर रहे हैं, ठीक उसी अंदाज में जैसे ट्रोल आर्मी करती है। ये इसका सबसे, मैं तो चकित हूँ कि एनडीटीवी या कोई भी, मैं नाम लेके कह रहा हूँ कि शायद एनडीटीवी पर वो खबर चली है, और दूसरे और जो चैनल, उन्होंने एक बार उस एनडीटीवी पर, जिस पर मैं एक एक्सपर्ट के रूप में जाया करता था, वो एक बार नहीं पूछ रहा है, उर्मिलेश जी आपके बारे में खबर आई है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये खबर सही है कि आप इतना लाख पाए। अरे भाई बताओ ना कि कितने वर्ष में पाए और किसके बदले पाए, क्या कर रहे थे वो। हाँ, वो तो सब, अच्छा वो सब हमारा जितनी हमारी रकम है जो हम पाते हैं वो तो सब अकाउंटेड है। इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूँ, उसमें इनकम टैक्स को अतिरिक्त मैं पैसा देता हूँ, जो 10% डिडक्ट होता है, उससे भी ज़्यादा हमको भरना पड़ता है हर साल। तो खुलेआम है, खुली किताब है, आप जानते हैं हम लोगों का जीवन, और उस पर आप एक इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है झूठा, और आप उसको हमें दिखा रहे हैं, हमें जोड़ रहे हैं हर चीज़ों पे, अभिसार शर्मा को जोड़ रहे हैं। माने ये जो है ना, ऐसा कभी नहीं था। ये बहुत बुरा दौर है, और इस दौर में सोशल मीडिया ना होता तो शायद उर्मिलेश जी और हम जो बात कर रहे हैं और आप तक ये बात वो भी नहीं पहुंचती, ये भी नहीं पहुंचती। ये अपने घर में होते, मैं अपने घर में होता, नौकरी तो नहीं होती, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में हम अपने घरों में घुट रहे होते और आप तक अपनी बात भी नहीं पहुंचा पाते। उर्मिलेश जी क्या हैं, क्यों इन्हें बुलाया गया, या क्या खतरे हैं, ये कहने के लिए इनकी जुबान घर में दीवारों की। शायद 2024 के चुनाव से पहले मुझे ऐसा लगता है कि और भी लोगों पर इस तरह की जकड़बंदी अलग अलग कारणों से, अलग अलग आरोपों के तहत हो सकता है चले। ये 2024 से पहले की तैयारी मुझे नजर आ रही है। चूंकि चुनाव है, जी हाँ, तो और भी लोगों में बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हम जैसे लोग भी हो सकते हैं। जी हाँ, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अभी कल ही बोल रहा था 100 लोगों की लिस्ट है। किसी ने परसों बोला कि बीजेपी दफ्तर में कुछ प्रवक्ता बात कर रहे थे कि अजीत अंजुम टाइप के और जो लोग बचे हैं उनकी भी लिस्ट है। कहीं भी हो सकता है, और उसके लिए दूसरे आरोप लगाए जाएंगे, दूसरे आरोप लगाएंगे। भाई मैंने कहा ना, सिलचर में कोई मुकदमा कर देगा और हेमंत बिस्व शर्मा की पुलिस आ जाएगी, कोई मणिपुर में विनोद दुआ के साथ क्या हुआ था? विनोद दुआ के लिए हिमाचल में शिमला से 100 किलोमीटर दूर एक आदमी ने, प्राइवेट आदमी ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने मुकदमा दर्ज किया और देशद्रोह की, राजद्रोह की धाराएं लग गई, सेडिशन की।
क्या विनोद दुआ राजद्रोही था? और इतना स्लो बोलने वाले आज नहीं है दुनिया में, लेकिन जहीन आदमी, बहुत उस है। जहीन आदमी को गिरफ्तार करने हिमाचल पुलिस आती अगर वो सुप्रीम कोर्ट में विकास सिंह जैसा वकील खड़ा होकर उनको जमानत और एफआईआर कैश करने के मुकदमा। तो ये सब इस दौर में है। तो फिलहाल उर्मिलेश जी को तो मैं ये सुझाव दूंगा कि YouTube चैनल अपना शुरू करें। दर्शकों के तौर पर आपकी भी जिम्मेदारी होगी कि ऐसे लोगों को YouTube पर अगर देखते हैं, उनके चैनल है, उनके प्लेटफॉर्म है, उनके हाथ मजबूत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर तरह की मुमकिन सहयोग करिए ताकि वो अपनी आवाज़ बुलंद रखें। जब सत्ता इस दौर में ऐसी आवाज़ों को कुंद करना चाहती है तो आवाज़ उनकी गूंजती रहे, ये जिम्मेदारी कुछ आप भी उठाइए। फिलहाल हम सब चाहते हैं कि हमारी आवाज़ न कारखाने में तूती की आवाज़ की तरह दम न तोड़े, हमारी आवाज़ गूंजे, आप तक पहुँचे और सत्ता में बैठे लोग असहज रहें कि ये तो चुप नहीं हो रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।